नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा संधि, अंग्रेजी में से कहते हैं ज्वाइनिंग। तो दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये ऐसे परिभाषा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार जैसे पूछा जाता है शब्द रचना के, जैसे आप तत्व मैंने आपको बताए, तो जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें वर्ण है ना, वर्ण बताया था। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण या ध्वनि। अब उसके बाद क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके एक नए किसकी रचना करते हैं, शब्द की रचना करते हैं, सार्थक शब्द की। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ण मिल करके, अब ध्यान ये देना कि देखिए शब्द रचना में दो शब्द भी मिलते हैं, आगे आपको मैं समास बताऊंगी। तो समास में क्या होगा कि दो शब्द मिलेंगे, दो वर्ण नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये वाली लाइन ध्यान देने की जरूरत है कि दो वर्णों के मेल से। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं डॉट डॉट डॉट। अब आपको सही ऑप्शन उसमें से चूज करना है। ठीक है, तो आई होप आप संधि लिखेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा भी समझाती हूँ कि किस प्रकार से दो निकटवर्ती, निकटवर्ती यानी कि सबसे समीप जो होंगे, है ना। अब यहाँ पे आप उदाहरण देखिए, हिमालय मैंने लिखा हुआ है, हिम धन आलय लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धन है जो बीच में धन का चिन्ह है, उसके पहले जो ये वाला हिम जो मैंने लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद यानी कि पहला पद। और जो आलय है ये है उत्तर पद। उत्तर मतलब होता है बाद में, है ना। तो बाद वाला जो पद है उत्तर पद, इसे उत्तर पद कहा जाता है। हिम को पूर्व पद, यानी कि जो पहले होगा उसे पूर्व पद और जो बाद में होगा उसे उत्तर पद। ये आगे भी आपके काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए कि पूर्व पद और उत्तर पद में कैसे मेल होगा। अब देखिए सबसे निकट जो है ही और लौ तो नहीं है, है ना। इसमें जैसे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि मौ और आ जो है वो सबसे निकट हैं। अब मौ में आप देख लीजिए, अगर हम मौ में से वर्ण निकालेंगे तो इसमें हम मौ को हलंत अलग कर देंगे। वर्ण में मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ कि कैसे अलग होगा। फिर अ निकाल दिया हमने, और आ को मिला के हमने नया यहाँ पे जो वर्ण बनाया वो क्या है, आ। अब इसका हमें देखना है कि हमारे पास बचा क्या क्या है। हमारे पास पहले से ही तो था ही, मौ भी था, लेकिन हलंत है हमारे पास। ये तो हलंत है, तो चूंकि हमने देखा कि यहाँ पर पीछे हमें आ बन गया है, तो बाकी अ के अलावा अ स्वर का काम मैंने आपको पीछे बता रखा कि सभी व्यंजनों को पूर्ण करना, और जो बाकी के स्वर होते हैं वो अन्य जो व्यंजन है उनमें मात्रा के रूप में आना। अब यहाँ पे जो माँ है वो कैसे बना, वो इस आ को हम इस मौ के साथ जोड़ देंगे तो हिमालय हो जाएगा। यहाँ से ये विसर्ग हलंत हट जाएगा, तो नया शब्द हमारे पास बन जाता है हिमालय। ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि दो सबसे जो निकट हैं, ये यहाँ पर सबसे निकट हैं, इन वर्णों के मेल से, इन दोनों का मेल हुआ, इनको हमने आपस में जोड़ा और ये परिवर्तन हो गया और यहाँ पे हमने बना दिया हिमालय। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, ये बेसिक चीजें हैं। ये आप यदि आप बड़े हैं, सुनने वाले आप बड़े हैं यदि, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं हमें। देखिए बेसिक्स चीजें जब तक ना आए तब तक आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो अब चलते हैं संधि के भेदों की ओर कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मूलतः जो हैं वो तीन भेद होते हैं। मूलतः तीन भेद यानी कि जो प्रमुख हैं, प्रमुख तीन भेद होते हैं। तीन, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वर संधि में कैसे पहचानेंगे। सपोज आपको एक नज़र से, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है, स्वर संधि के भेदों के बारे में वो तब पूछेगा, व्यंजन के भेदों के बारे में वो तब पूछेगा, विसर्ग के भेदों के बारे में तब पूछेगा। सबसे पहले प्रश्न क्या आता है, जो बेसिक एग्जाम होते हैं, और आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर या पूरे देश के अंदर जो भी एग्जाम होता है 20 और या 30 नंबर की हिंदी उसमें पूछी जाती है। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कैसे कि जैसे आपको दे दिया कि इसमें स्वर बताइए कौन सी संधि है, नीचे ऑप्शन में दे देगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए कैसे पहचानेंगे एक नजर में। अगर अगर स्वर और स्वर का मेल हो रहा है तो स्वर संधि है। आप कैसे पहचानेंगे स्वर है या स्वर है, स्वर है या व्यंजन है, कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे आप मौ देख रहे हैं, हिम का मौ देख रहे हैं, पीछे आ तो आप देख ही रहे हैं,
आ है, सीधे सीधे स्वर है ना। मौ में यदि हलंत नहीं होगा, किसी भी इस धन के आगे वाले वर्ण में यदि हलंत नहीं होगा तो वो क्या है, स्वर है। उसमें अ स्वर या अगर ई की मात्रा है या ऊ की मात्रा है ना, तो वो स्वर है। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे चूंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजनों को पूर्ण करने का कार्य करता है, तो हम यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये इसके अंदर मौ के अंदर अ है। ठीक है। तो स्वर प्लस स्वर यानी कि स्वर और स्वर मिलने से क्या बन जाता है, स्वर और स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वहीं पे स्वर संधि होती है। और आपको पहचानना कैसे, आपको एक नजर में ऐसे पहचानना है, यदि स्वर और स्वर है, आगे कोई हलंत नहीं है और पीछे स्वर है, तो समझ लो कि ये स्वर संधि है। और व्यंजन संधि को कैसे पहचानोगे, व्यंजन संधि की को पहचानने की जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है। देखिए आगे वाला जो पद है जिसको हम क्या कह रहे थे, पूर्व पद, तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो हलंत वर्ण होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिक धन गज, तो इसका जो होता है, अगर हम इसमें संधि करेंगे तो दिग्गज हो जाएगा। दिक धन गज, क का ग में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि पीछे ग है। तो इस प्रकार के नियम है वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस नियम के तहत ये हो रहा है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख लीजिएगा कि आगे वाला जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण वो हलंत है, यानी कि वो जब हलंत होगा तो वहां पे सीधे सीधे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। हलंत को व्यंजन से हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि व्यंजन का जो मूल रूप होता है वो ऐसा ही होता है। वो कैसा होता है, हलंत वाला रूप होता है व्यंजन का मूल रूप। तो पीछे या स्वर या व्यंजन, अब वो जो उत्तर पद है उसके पूर्व में या स्वर होगा या व्यंजन होगा, ठीक है ना, या स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि वहां भी व्यंजन ही होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। आगे व्यंजन, पीछे स्वर या व्यंजन कुछ भी, तो इनके मेल से जब परिवर्तन होता है, व्यंजन तथा स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब आप देखिए कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि की तो पहचान ही है कि आगे वाले जो पद हैं, आगे वाला जो पद है पूर्व पद का के अंतिम वर्ण के पीछे क्या लगा होगा, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के पीछे विसर्ग लगा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मनः में न के पीछे क्या लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो आधे ह के समान होता है, मनः। ठीक है, मनः धन रथ बराबर होता है मनोरथ। अब देखिए विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन किसी से भी हो सकता है, पीछे आप देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन है, तो इसके मेल से जो परिवर्तन होगा, विसर्ग या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होगा, तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। अब ये यहाँ पे मैंने आपको पहचानने के लिए लिखा हुआ कि कैसे आप एक नजर के अंदर पहचानेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है, तो इस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप मुझे एक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, एक बार और मुझे समझा दीजिए, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं स्वर संधि के भेदों के अंदर। अब स्वर संधि तो आप समझ ही गए कि जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा तो स्वर संधि होगी। अब देखिए जो स्वर संधि है उसके भी बहुत भेद हैं, 5 भेद होते हैं हिंदी के अंदर। अब संस्कृत की यदि बात आती है तो संस्कृत में पूर्व रूप पर रूप संधि भी आती है। तो हिंदी के अनुसार ही हम चलेंगे। तो पहले देखिए दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब इसमें हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फोकस रहेगा हमारा दीर्घ संधि के ऊपर कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि में देखिए, जैसे दीर्घ संधि का जो संस्कृत से जो लोग एलटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वाला बहुत काम करेगा। अकः सवर्णे दीर्घः, पूछ लिया कि अकः सवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है। ठीक है, तो अकः सवर्णे दीर्घः ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। अब इस अकः सवर्णे दीर्घः हम क्यों बोल रहे हैं, आगे चलते हैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको परसों वीडियो में बताया था माहेश्वर सूत्र, आई उण रिल रिक ए ओंग आयोच बताया था ना। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने केवल लिखे हैं 2 प्रत्याहार, अ ई ऊण आई उण रेल रिक। अब मैंने क्या बताया था उसमें, आपको प्रत्याहारों की रचना करनी बताई थी कि प्रत्याहारों की रचना कैसे होगी। प्रत्याहारों की रचना होती है कि किसी भी माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण लेकर के और किसी भी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण लेकर के हम क्या कर सकते हैं,
प्रत्याहारों की रचना कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी वर्ण आएंगे वो उस प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। कि जैसे मैंने कहा कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, तो अक प्रत्याहार में अ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा अ। अब ई कहाँ से आया, ये रहा ई। ऊ कहाँ से आया, ये रहा। और अणों की गणना नहीं होगी क्योंकि इसमें हलंत है, ये हलंत वर्ण है इसके, इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। और री ये है, री ये है, ठीक है ना। तो अक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आए, अ ई उ री री, तो 5 वर्ण आते हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घः, क्या कहता है, अकः सवर्णे दीर्घः। तो अक में कितने वर्ण थे, अ ई उ री री, कि अक यदि अपने सवर्णियों के साथ मिल जाते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। ये इस सूत्र की व्याख्या होती है, ठीक है, कि अक यदि अपने सवर्णियों के साथ मिल जाते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, उनका दीर्घ हो जाता है। तो अक कौन कौन थे, अ ई उ री तथा लरी, समझ गए। ये अपने सवर्णियों से मिल जाए, इनके सवर्णी कौन होंगे, अंडरस्टूड है। अ का सवर्णी आ होगा, ई का सवर्णी ई होगा, ऊ का ऊ होगा, और री में ये वाला रूप री का सवर्णी हो जाएगा, री का ऐसा इस प्रकार का रूप देखने को मिलता है, तो ये इसका सवर्णी हो जाएगा। अब क्योंकि आपको री और लरी वाले जो हैं, री तथा लरी वाले उदाहरण आपको बहुत गिने चुने मिलेंगे, ठीक है ना। आपको देखना है, चाहे आप संस्कृत से हो चाहे आप हिंदी से हो, आपको देखना है ये 3 अ ई उ। अब देखिए कि इसकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिस्थितियों में ये दोनों मिल करके दीर्घ रूप बनाते हैं। देखिए जब अ ई उ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मैं आपको परसों बता चुकी हूँ। कहने का मतलब है कि अ या आ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब है अ या आ, ई या ई, उ या उ, ये है ह्रस्व और दीर्घ का मतलब। कि इनके बाद यदि यही आए वापस, यानी कि अ के बाद यदि आए, आ के बाद यदि ओ आए, आ के बाद यदि आ ही आए, ई के बाद ई आए, ई के बाद ई आए, या ई के बाद ई आए, इस तरीके से, तो क्या हो जाता है, दोनों का मिल करके आ हो जाता है। अ के बाद आ आएगा तो क्या मिलेगा, दोनों का मिला करके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ई का मेल होगा तो ई बनेगा, या ई का भी मेल होगा तो ई ही बनेगा। ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है, दीर्घ रूप बनेगा। दीर्घ यानी कि बड़ा, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब आप इसको समझ गए हैं कि यदि अ ई उ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब अ की जगह में आ भी रख सकती हूँ, कि आ का भी यदि मेल अ से हो जाता है या आ का मेल आ से हो जाता है तो दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और ई का हो जाता है ई, ऊ का ऊ, या ई, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे उदाहरण के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो उदाहरणों के साथ चलते हैं। ये देखिए उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए इसमें शायद, चलिए मैं आपको इसी के अंदर समझा देती हूँ। अन्य उदाहरण, एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ था, वो शायद मैं लेना भूल गई उसे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे हम लेते हैं स्वधन अर्थ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो को हम पहले हलंत कर देंगे और इस वो में से क्या निकालेंगे, अ निकालेंगे। पीछे क्या है, अ है, ठीक है ना। अ धन अ बराबर क्या होना है, आ होना है, ठीक है। आ होना है तो नया शब्द क्या बनेगा हमारे पास, आधा सौ तो पहले से था, वो भी था लेकिन हलंत वाला, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पाया, आ पाया, तो स्वा हो गया, ठीक है। अब थौ है, थौ के ऊपर रॉ, रेफ पहले से है, इसको रेफ भी कहते हैं, हाँ इसको रेफ भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे पहले से था, तो हो गया हमारा क्या बना, स्वार्थ बना, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है ये शश धन अंक, क्या है यहाँ पे, शश धन अंक। अब शश धन अंक में क्या है, देखिए शश में क्या है, श का श अलग लिख देंगे और अ भी ले लेंगे, और पीछे भी अ है हमारे पास, तो अ धन अ बराबर क्या होना है, आ होना है, तो शशांक हो जाएगा। नया शब्द क्या बनेगा, शशांक हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए यहाँ पर रत्नाकर दूसरा उदाहरण है। रत्नाकर में क्या हो रहा है भाई,
आगे क्या है, रत्न में अ आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है, तो रत्न धन आकार बराबर रत्नाकर। अब इस 9 में से हम क्या निकालेंगे, 9 को अलग कर देंगे और अ को अलग कर देंगे। अ धन आ बराबर क्या होना है, आ होना है। अ धन आ बराबर भी क्या होना है, आ होना है। तो क्या बनेगा हमारे पास शब्द, रत्न हमारे पास पहले से है, 9 में हलंत है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमने आ हमें मिला है तो हम इसको मात्रा रूप में, आ की मात्रा क्या होती है, खड़ी पाई होती है, तो वो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और पीछे रत्ना हो गया और ये वाला कार जो है इसको हम इसी के पीछे से लिख देते हैं, तो नया शब्द हमारे पास बन गया रत्नाकार। समझ गए? अच्छा, अब हमारे पास जो अगला उदाहरण है वो है महाधन आशय। अब महाधन आशय में देखिए कमाल की बात क्या हो रही है कि हा में से हमने क्या निकाला, हो को हलंत करके आ अलग कर दिया और यहाँ पर भी आ हमारा मिल गया, तो आधन आ बराबर क्या होना है, आ ही होना है। आधन आ बराबर भी आ ही होना है, तो नया शब्द क्या बना, मोह है हो में हम इस आ की मात्रा को जोड़ देंगे महा, और पीछे जो ये शय है उसको हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, महाशय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे आगे भी आपको उदाहरण देखने हैं या इतने से हो गया है? जैसे आपने यहाँ पर अ वाला उदाहरण तो देखा, ये देखिए अ धन अ वाला देख लिया, अ धन आ वाला देख लिया, आ धन आ वाला देख लिया, लेकिन आपने क्या नहीं देखा, आ धन अ वाला नहीं देखा। आ धन अ वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आप परीक्षार्थी हैं, तो परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए परीक्षा धन क्या हो जाएगा, अर्थी, यानी कि परीक्षा को, अर्थी मतलब होता है चाहने वाला। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा से हम क्या निकाल लेंगे, अक्षों को अलग कर देंगे, धन और आ निकाल देंगे, और आ यहाँ पीछे अ है, तो आधन अ बराबर भी क्या होना है, आ होना है। जरूरी नहीं है कि आगे जो है हमारे पास अ ही हो, या जरूरी नहीं है कि हमारे पास पीछे आ ही हो, आगे आ भी हो सकता है, पीछे आ भी हो सकता है, आगे अ भी हो सकता है, पीछे आ भी हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, नया बन गया हमारा प्रोडक्ट आ। ठीक है। तो प्रोडक्ट जब हमारे पास आ गया तो हमने लिखा परीक्ष जो पहले बचा था हमारे पास, ये हलंत वाला है। अब वो आ भी हम यहीं पे जोड़ देंगे और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, अर्थी, परीक्षार्थी। अ को हम ले आए थे तो थी तो ज्यों का त्यों था, और थी के ऊपर रेफ ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो बन जाएगा परीक्षार्थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या मिला, हमें अ धन अ मिला, फिर अ धन आ मिला, फिर आ धन आ मिला। क्या बना, इसमें भी आ बना, इसमें भी आ बना, और इसमें भी आ बना, और जो परीक्षार्थी था उसमें भी आ बना। ठीक है ना। वो कौन सा वाला था, आ धन अ वाला था। ये कौन सा वाला है, अ धन अ, ये अ धन आ, ये आ धन आ। ठीक है ना। तो सारी जो स्थितियां हैं इनमें सब में दीर्घ रूप बनेगा किसका, आ का, अ का या आ का जो भी है, तो उसमें अंततः दीर्घ रूप बनना है। अब देखिए अ तो हमने देख लिया, अब ई वाला देखते हैं। ई में क्या है, देखिए ई में देखिए, अब ई बराबर भी जैसे आगे हमने देखा अ बराबर ई, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ई बराबर ई। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, पीछे क्या देख रहे हैं आप, रविंद्र देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ये कि ई धन ई बराबर ई, तो इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। रवि में कौन सा छुपा हुआ है, ई की मात्रा लगी है ना वो में, और पीछे क्या है, ई ही है पीछे भी, तो बन क्या रहा है आगे जा करके, यहाँ पर क्या बना, बड़ी ई की मात्रा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है। अब हरीश में देखिए ई धन ई, तो हरि में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, और ई में कौन सी है, ये वाली बड़ी ई की मात्रा, तो पीछे जा करके क्या होना है, दीर्घ रूप होना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दीर्घ रूप हरीश में, और यहाँ पे देखिए नीचे देखिए ये वाला देखिए महेंद्र में क्या है, ये ई, कौन सी ई है, बड़ी ई, पीछे छोटी, और आगे बन के क्या हो रहा है, बड़ी ई धन ई बराबर ई, मही धन इंद्र बराबर महींद्र। ठीक है। अगला देखिए जो अंतिम है, होना दीर्घ रूप ही है, इनका ख्याल रखना। पीछे जैसे आ ही हो रहा था, चारों दशाओं में आ ही हो रहा था, ऐसे यहाँ भी चारों दशाओं में ई ही होगा। ठीक है।
आगे पीछे का कोई मतलब नहीं कि आगे पीछे ये कोई भी आ सकता है, या ह्रस्व आगे आ सकता है या दीर्घ आगे आ सकता है ना। पीछे ह्रस्व भी आ सकता है, दीर्घ भी आ सकता है, अंततः होना उनका दीर्घ रूप ही है, इसीलिए उसका नाम दीर्घ संधि है। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए नारी धन ईश्वर। नारी में कौन सा देख रहे हैं आप, बड़ी की मात्रा देख रहे हैं, फिर ईश्वर में भी बड़ी देख रहे हैं, तो ई धन ई बराबर ई होना क्या है, दीर्घ रूप ही होना है, तो हो जाएगा नारीश्वर। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अन्य उदाहरण जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो है अतीव है। अतीव में देखिए ये मैंने क्रम वाइज ही लिखे हुए हैं, इसका ये वाला है, देखिए अतीव में क्या है, अतिधन इव। ठीक है, अतिधन इव, ई धन ई बराबर ई वाले उदाहरण है ये। कवींद्र है तो कविधन इंद्र, कवींद्र हो जाएगा। मुनीन्द्र का क्या हो जाएगा, मुनिधन इंद्र। कपींद्र का क्या हो जाएगा, कपिधन इंद्र। अब जो अगला वाला है ये वाला उसका है गिरिधन ईश। इसमें क्या होगा, आगे पूर्व पद के अंत में क्या होगा, ह्रस्व आएगा और आगे दीर्घ आएगा। जो उत्तर पद है उसके पूर्व में दीर्घ आएगा। गिरिधन ईश बराबर गिरीश। और परीक्षा परिधन ईक्षा, आगे ई की मात्रा आएगी और पीछे ई ईक्षा करके आएगा। ठीक है। और मुनीश्वर मुनिधन ईश्वर। अब जो ये वाला है इसका ये उदाहरण है, इसमें आगे दीर्घ और पीछे क्या होगा, ह्रस्व होगा। योगींद्र है, तो जैसे यहाँ हमने महेंद्र लिखा वैसे हम योगी धन इंद्र लिखेंगे। सची धन इंद्र, लक्ष्मी धन इच्छा। ठीक है। अब ये देखिए, अब दोनों दीर्घ मिलकर के एक नया दीर्घ बनाएंगे। ठीक है। तो रजनी धन ईश, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नारी धन ईश्वर, वैसे यहाँ लिखेंगे हम रजनी धन ईश। और पीछे वाले में लिखेंगे योगी धन ईश्वर, जानकी धन ईश, तो जानकीश हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अब इसके अलावा जो है यहाँ पे अब देखते हैं ऊ की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा भी था ना हमारे पास, एक हमने पढ़ा ओ, दूसरा हमने पढ़ा ई, फिर तीसरा हमने पढ़ा ऊ। अब इसमें भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है, जैसे ओ आ वाला था वैसे ही ई वाला था और वैसे ही ऊ वाला होता है। ठीक है। अब ह्रस्व दीर्घ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन सा आ रहा है, तो मैंने क्रम वाइज लिखा हुआ है कि ह्रस्व ह्रस्व बराबर दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ दीर्घ बराबर दीर्घ। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए भानुधन उदय, यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही, भानु में छोटे ऊ की मात्रा आ रही, पीछे भी उदय। छोटे ऊ क्यों बोल रही हूँ, ह्रस्व बोलना चाहिए वैसे सही, लेकिन हम लोगों को बचपन से यही आदत पड़ी रहती है, तो इसलिए आपको भी जल्दी समझ में आएगा शायद ऐसा बोल के, है ना। तो भानुधन उदय भानुदय। आप यहाँ पे गौर कर पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा आ रही है, यहाँ पर जो दीर्घ मात्रा आ रही है ना, भानुदय, 9 में ऊ की मात्रा है। अब ये साधु धन ऊर्जा, साधु धन ऊर्जा, साधुर्जा, यहाँ पे देखिए अंततः क्या हो रहा है, दीर्घ ही हो रहा है। अब भूधन उत्सर्ग, ये आप देख रहे हैं ऊ, कौन सी है यहाँ पर, कौन सा है, दीर्घ है, भू ऊ की मात्रा आ रही है। फिर है उत्सर्ग में छोटी ऊ की मात्रा है, और अंततः क्या बना, भूत्सर्ग, यानी कि दीर्घ रूप बना। अब देखिए यहाँ पे भूष्मा, भूष्मा, भू भी बड़ा और ऊष्मा में ऊ भी बड़ा। ठीक है। भौ में ऊ भी बड़ा, पीछे ऊष्मा का ऊ भी बड़ा, तो पीछे जाके क्या हो गया, भूष्मा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं, देखिए जो ये है इसी प्रकार ये देखिए विधु। अब यहाँ पे क्या होगा, विधु धन उदय, ये देखिए यहाँ पे दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व वाला है। विधु, आगे ध में कौन सी मात्रा होगी, छोटी। आप इसको सॉल्व करिएगा, अपने कॉपी पे सॉल्व करिएगा, मैं एक एक करके दिखाती, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, और टाइम लगता है, लंबी वीडियो अपलोडिंग में दिक्कत करती है, फिर वो कंप्रेस करो, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेनी पड़ती है। अब गुरु उपदेश है, देखिए गुरु धन उपदेश। गुरु में देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, कई बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये देखिए रॉ में आपने कहीं ऐसी मात्रा देखी होगी और कहीं आपने ऐसी मात्रा देखी होगी, दोनों में क्या अंतर है, ये वाला जो है वो ह्रस्व ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ, और ये कौन सा है, दीर्घ ऊ। समझ रहे हैं आप, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, और ये छोटे ऊ की मात्रा है, जो यूं लगा रहता है। अब यहाँ पे गुरूपदेश कर दिया मैंने, तो रॉ में कौन सी मात्रा लगा दी, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है, गुरूपदेश। तो गुरुधन, गुरु में क्या करेंगे आप,
कौन सा ऊ लगाएंगे गुरु में, ऐसे गुरु, ये गुरु ऐसे होगा, गुरु धन उपदेश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगला देखिए लघुत्तर, तो लघु धन उत्तर। आगे ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण किसके हैं, ये इसके उदाहरण हैं सॉरी, ये इसके उदाहरण हैं, तो इसमें लघु धन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला जो है वो इसके उदाहरण है। लघुर्मी है तो लघु धन ऊर्मी। अब यहाँ पे क्या है, पहले ह्रस्व है फिर दीर्घ है, यानी कि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व आएगा और उत्तर पद के शुरुआत में क्या आएगा, दीर्घ आएगा। लघु धन ऊर्मी कैसे हो जाएगा, लघु धन ऊर्मी, इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी। अब धातुष्मा कैसे लिखेंगे, धातु, धातु धन ऊष्मा, आपको पता है कैसे लिखा जाना है, ऊष्मा। सिंधूर्मी कैसे लिखेंगे, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सिंधु धन ऊर्मी, इस प्रकार से। ठीक है, सिंधूर्मी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला किसका है, इसके उदाहरण है तीसरे वाले, वधूत्सव, वधूसव। अब देखिए इसमें पहला वाला दीर्घ है और दूसरा ह्रस्व है, इसलिए इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, वधू, बिल्कुल ज्यों का त्यों रहने देंगे और पीछे लिखेंगे उत्सव, वधू धन उत्सव बराबर वधूत्सव। अब वधूपकार कैसे लिखेंगे, वधू धन उपकार। भूधार कैसे लिखेंगे, भूधन उद्धार। समझ रहे? अब जो अंतिम वाला है ये दीर्घ धन दीर्घ, अब इसमें दोनों में दीर्घ आना है। सरयू धन ऊर्मी, बधू धन ऊर्मी, भूधन ऊर्जा, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है इसके दीर्घ धन दीर्घ और दीर्घ बराबर दीर्घ, ये वाले उदाहरण हैं तीनों इसके। ठीक है, अच्छा अब जो है हम बढ़ते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं तमाम दीर्घ संधि से संबंधित, अन्य नहीं, अन्यों की बात नहीं करूंगी मैं, अन्य तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जो जो संधि पढ़ते जाएंगे उसके बारे में मैं बताती जाऊंगी कौन कौन कहाँ कहाँ पूछा गया है। अब जैसे ये कल्पांत है, ये डाइट प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। कल्पांत का क्या हो जाएगा, कल्प धन अंत। इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है कि आप इसको समझ ही जाएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। कल्प धन क्या हो जाएगा, अंत बराबर कल्पांत। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। औधन औ बराबर कल्प धन अंत, औधन औ बराबर आ हो रहा है ना, कल्पांत पा हो रहा है फिर जा करके। अच्छा दूसरा है अपीक्षते। अपीक्षते में क्या हो रहा है भाई, अपिधन, अपिधन इक्षते, अपिधन इक्षते। इ धन इ बराबर ये हो रहा है, समझ रहे हैं आप, ये दीर्घ रूप हो रहा है अपीक्षते। तभी तो पौ में बड़ी ही मात्रा लगी, यहाँ पे देख रहे हैं, अपीक्षते। फिर है आपका अन्यान्न। अन्यान्य, क्या अन्यान्न में कौन सी संधि होगी भाई, क्या संधि विच्छेद होगा इसका, अन्य धन अन्य। ये देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, अ बराबर आ, तो अन्या हो गया। जब हम अन्य लिखेंगे उसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे और पीछे का न्य उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, अन्यान्य। आगे देखिए भानुदय। भानुदय मैंने पीछे दे भी रखा था और यहाँ आ भी रखा है, भानुदय। भानुदय पूछा गया है, ये भी लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया है। भानुदय, भानुधन उदय, भानु धन उदय। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, विद्यालय विद्याधन आलय, विद्याभ्यास विद्याधन अभ्यास। अन्यान्य शायद 2 बार पूछा गया ना, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्यधन आग्रह। और निराधार का क्या होगा, निर्धन आधार। और यथार्थ का क्या होगा, यथाधन अर्थ। देवार्चन का क्या होगा, देवधन अर्चन। और श्रद्धानंद का क्या होगा, श्रद्धाधन आनंद। गिरीन्द्र का क्या होगा, गिरिधन इंद्र। पराधीन का क्या होगा, परधन अधीन, दूसरे के अधीन। दीर्घाकार, दीर्घधन आकार, जो बड़ा हो दिखने में। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इनको सॉल्व करिएगा, इनको नोट डाउन कीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रखिए। जब आप तैयारी करेंगे या फिर जब आपको एग्ज़ाम देना हो तो इन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा कि कैसे जो है आपको शब्दों की रचना करनी, कैसे शब्दों की रचना होती है, ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कहीं भी खाली नहीं जाएगा। ठीक है,
धन्यवाद।